27 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत पावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत करेंगे बुद्धा के एक कोट के साथ। हाव एवर मैनी होली वर्ड्स यू रीड, हाव एवर मैनी यू स्पीक, व्हाट गुड दे विल डू यू इफ यू डू नॉट एक्ट ऑन अपॉन देम। आप कितने भी अच्छे शब्दों को क्यों ना सुने, क्यों ना बोलें, जब तक आप उनके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सेम थिंग गोज़ विद द मोटिवेशन। शायद हर रोज़ जब हम दिन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेट फील करते होंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद, हाफ एन आवर, 1 आवर के बाद, जो जैसी सिचुएशन थी उस स्टेट ऑफ माइंड में हम चले जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है लैक ऑफ एक्शन। जब भी आप मोटिवेटेड फील करें, मेक श्योर कि आप उसी वक्त एक्शन भी लें। एक्शन जब आप लेते हैं तब रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं तब कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और जब कॉन्फिडेंस पैदा होता है तब और ज़्यादा काम करने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। तो रिजल्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे, छोटे छोटे रिजल्ट्स, छोटी छोटी विक्ट्रीज जो हैं, वो आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज कर देगी। ये बहुत ही सटल लेवल पर होगा। सो मेक श्योर यू ऑलवेज टेक एक्शन। इसके साथ हमारा स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं। सब्जेक्ट्स की वैरायटी आप देख लीजिए यहाँ पर, और देखिए दूसरे भी फीचर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। क्लियरिंग द एयर। मिस्टर ट्रंप का एक स्टेटमेंट, उन्होंने ये बताया कि भारत की जो एयर क्वालिटी है वो फिल्थी है। फिल्थी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा डर्टी, लेकिन फिल्थी शब्द जो है वो थोड़ा रूड शब्द है। तो भारत में इस शब्द, भारत के लिए, भारत की एयर क्वालिटी के लिए फिल्थी शब्द का इस्तेमाल करना, यानी कि हमारी एयर क्वालिटी का इंसल्ट करना, तो क्या हमने इसका विरोध किया? क्या कोई ग्रुप ने इसका विरोध किया, या क्या लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए कि आप हमारे बारे में ऐसा, हमारे देश के बारे में ऐसा क्यों बोल सकते हैं? द आंसर इज़ नो। उसके पीछे रीज़न भी हैं। रीज़न ये है कि मैं मानता हूँ कि ये शब्द जो हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं है। वो वेरी बैड भी कह सकते हैं, वेरी वेरी बैड कह सकते हैं, या फिर वेरी पुअर कह सकते हैं, लेकिन उनकी बात तो सही है। भारत की एयर क्वालिटी जो है ये जानलेवा है। WHO का जो रिपोर्ट निकलता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़, उसमें से 20 सिटीज़ में से 14 से लेकर 15 जितने सिटीज़ तो हमारे देश के होते हैं। एयर क्वालिटी जब ख़राब होती है तो एयर क्वालिटी, ये पोल्यूशन जो है, ये एक बहुत ही, यू कैन से, पोल्यूशन एक प्रकार का लेवलर है, राइट। ये किसी भी व्यक्ति को ऐसा मीन्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये गरीब हैं या फिर अमीर हैं। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो अपने घर पर एयर प्यूरीफायर्स लगा देते हैं। आजकल कार्स में भी एयर प्यूरीफायर्स आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हाँ, उनको ये फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वरना इसकी इम्पैक्ट जो हैं वो ज़्यादातर लोगों के ऊपर इक्वल रहती हैं। हर एक को एक प्रकार का डैमेज क्रिएट करेगा ये पोल्यूशन, लेकिन हर एक की बॉडी, हर एक की एक आप कहें उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका हेल्थ बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो उसकी इम्पैक्ट फिर प्लस एंड माइनस हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होते हैं वो गरीब होते हैं, राइट। एक तो खाने पीने, न्यूट्रिशियस फूड को लेकर इश्यूज़ होते हैं। इतने ज़्यादा क्लिनिक्स में भी नहीं जा सकते क्योंकि पैसे के इश्यू हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लॉन्ग टर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। स्टबल बर्निंग का इश्यू जो है वो कितना बड़ा है, और हमें पता है कि कितना पूरा एक जो बेल्ट है, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको एक मैप दिखाया था, आपको बताया था कि पूरा इंडो गेंजेटिक प्लेन, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं आती हैं, तो पूरा इंडो गेंजेटिक प्लेन जो है उसमें ये धुआं जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है।
तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टबल बर्निंग हुआ है, हर साल होता है और उसको हम रोक नहीं पाते। खुलेआम ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दशहरा फेस्टिवल और अभी दिवाली के टाइम पर और उसके बाद भी मीन्स पोल्यूशन जो है ये पेरिनियल है ना। हमारे बड़े शहरों में तो 24/7 365 डेज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का इश्यू है। सिर्फ एयर पोल्यूशन का नहीं, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन जिसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन साउंड पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो यस, यहाँ पर जो मिस्टर ट्रंप साहब ने एक बात बताई है वो सच है, शब्द गलत है लेकिन उनकी बात तो सही है, और इसीलिए हम इसका इतना कोई ख़ास विरोध नहीं कर सकते। लेकिन एक बात के ऊपर हम उनका विरोध कर सकते हैं और वो ये है कि भारत और चाइना दोनों के बारे में उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। तो भारत और चाइना दो ऐसे देश हैं जो पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन यूएसए तो एक ऐसा देश है जो इस पैक्ट में से ही बाहर निकल गया है। तो आप मीन्स हाँ, अगर आप हमारे ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ भी मुड़ी हुई हैं। तो यूएसए को ये भी सोचना चाहिए कि एक ऐसा देश जो खुद पेरिस एग्रीमेंट की शुरुआत करवाई और ख़ुद निकल गया, तो ऐसे देश को क्या अधिकार रहता है कि वो दूसरे देशों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अब हमारे देश की बात करें, राइट, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस यूएसए इंडिया इश्यू। अब हमारे देश की बात करते हैं। सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और जो प्राइवेट स्टेशंस हैं, ख़ास करके नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं उसका लेवल बहुत ही अनहेल्थी है। अनहेल्थी तो छोड़िए, आप जो हज़ार्डियस का जो जोन होता है, हज़ार्डियस का जो एक लेवल होता है, उस हज़ार्डियस लेवल पर PM 2.5 है। अब ये PM 2.5 जो है पार्टिकुलेट मैटर या फिर पार्टिकल मैटर, ये डैमेज कैसे करता है? एज वी ऑल नो, राइट, हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा नोज़ जो है उसमें एक फ़िल्टर सिस्टम होती है। तो ये जो फ़िल्टर सिस्टम है इसमें ह्यूमन हेयर्स जो हैं, ये इसकी साइज़ होती है 50 to 70 माइक्रोन्स। तो इतने ये छोटी सी आप कह सकते हैं एक नेट की तरह ही ये काम करता है। तो ये 50-70 माइक्रोन्स, ये बहुत ही छोटी साइज़ हैं। तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर फंस जाएंगे और हमारे लंग्स तक नहीं पहुँच पाते। ओके, लेकिन ये PM 2.5 और PM 10 जो हैं, ये 10 माइक्रोन से भी, ये 50-70 माइक्रोन इसकी साइज़ है, राइट, और 2.5 या फिर 10 माइक्रोन, तो ऑफ कोर्स ये इस फिल्टर सिस्टम से इजीली बाईपास हो जाती हैं और फिर ये PM पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। फिर कैंसर, लंग के साथ जुड़े हुए डिजीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो इससे बचना जो है वो नियरली अब इम्पॉसिबल हो चुका है। एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बैड एयर क्वालिटी की वजह से लाइफ स्पैन जो है वो भी कम हो जाती है। लेकिन सरकार जो है वो इसके बारे में, प्रकाश जावड़ेकर साहब ने लास्ट ईयर ये कहा था कि इसको लेकर कोई भी ऐसा खास एविडेंस हमारे पास है नहीं। लेकिन बहुत सारी, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन देखें तो एक तरफ सरकार योगा प्रमोट कर रही है और कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग की वजह से ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है और डीप ब्रीदिंग की वजह से यू फील मोर एनर्जेटिक, आपकी लाइफ इंक्रीज होती है। और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स बैड क्वालिटी एयर जो है, तो इसकी इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होगी, उसकी ऑफ कोर्स रिसर्च की आवश्यकता है। आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीज़ें हम अनुमान से ही बात करें, लेकिन एक चीज़ तो हमें पता है कि इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। अगर आपकी लाइफ स्पैन कम नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ की क्वालिटी बिगड़ जाए, आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, तो ऐसी लंबी आयुष्य का हम करेंगे भी क्या। तो ये चीज़ें हैं। अब भारत एमिशन स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ कर रहा है, फ्यूल स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ कर कर इसको एड्रेस करने की, लेकिन हमारे देश में अलग अलग लेवल पर, होलिस्टिक लेवल पर ही काम करना होगा। आपको स्टबल बर्निंग रोकना होगा, फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है वो हमें रोकना होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, वरना फिर एयर क्वालिटी, जो हमारे नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं, ये अब देखिए WHO ने जो रेकमेंड किया है उससे 4 गुना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है PM 2.5 की। तो कितना डैमेज ये हर रोज़ हमें करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, अमेरिका इज़ लूजिंग द कोल्ड वॉर विथ चाइना। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। योगेश गुप्ता साहब जो इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं, राइट, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है।
कुछ टाइम पहले रॉबर्ट जोइलिक नाम के जो यूएसए के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ट्रेड मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है यूएसए वर्सेस चाइना, तो इस कोल्ड वॉर में यूएसए जो है वो धीरे धीरे हार रहा है, क्योंकि ये जो एक नॉट बैन लेकिन जो टैरिफ इंक्रीज़ कर दिए चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर, टैरिफ जो यूएसए ने इंक्रीज़ कर दिया है, तो इसकी कोई ख़ास इम्पैक्ट ट्रेड डेफिसिट के ऊपर देखने को नहीं मिली है। और यूएसए चाहता था कि अपने दूसरे मित्र देश जो हैं वो भी चाइना के साथ यही व्यवहार करें, लेकिन ऐसा भी कुछ हो नहीं पाया है। जोसेफ बिडेन जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो फिर चाइना का ये जो एब्यूसिव बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने में दूसरे दोस्त देशों या फिर मित्र देश के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे, फ्रंट क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल तो ये सारी प्रोमिसेस जो हैं वो हर पॉलिटिशियंस देते हैं, लेकिन रियली में क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, दैट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। तो हो सकता है कि ये उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो। लेकिन अगर हम मिस्टर ट्रंप, क्योंकि पिछले 4 सालों से मिस्टर ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे, तो अगर हम देखें तो जर्मनी, जापान, आसियान के देश और दूसरे जो देश हैं उनके रिलेशनशिप चाइना के साथ, इकोनॉमिक रिलेशनशिप चाइना के साथ काफ़ी रोबस्ट हैं। यूरोपियन यूनियन के देशों को चाइना को लेकर ऐसा कोई ख़ास खतरा नहीं है, सिक्योरिटी को लेकर कोई ऐसा कोई इश्यू उनका नहीं है जिसको लेकर हमें ये लगे कि वो चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत यूएसए की बातें मानकर चाइना के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट जर्मनी, फिर नॉट जर्मनी सॉरी, इटली हैं, ग्रीस हैं, ये कुछ ऐसे और कुछ सेंट्रल और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चाइना का ये जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको ज्वाइन कर लिया है। कुछ देशों के साथ बातचीत चल रही है कि ये इसको ज्वाइन कर ले। अब ये चीज़ें ऐसी क्यों हुई? यूरोप तो यूएसए का एक बहुत पुराना मित्र कॉन्टिनेंट है और जनरली स्पीकिंग ज़्यादातर यूरोपियन देश जो हैं वो यूएसए की बात को मानते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा था कि यूएसए जो है वो सारा खर्च भी उठाता था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यूएसए के ऊपर थी। लेकिन मिस्टर ट्रंप के आने से मिस्टर ट्रंप ने ये बता दिया कि अगर आपको जो नेटो हैं इसमें सिक्योरिटी चाहिए तो फिर आपको आपकी जीडीपी का 2% जो है वो हर साल देना होगा, आपको खर्च उठाना पड़ेगा, आपको ये वो बहुत सारी कंडीशंस रख दी। फिर उनका जो काम करने का तरीका है वो भी काफ़ी इरेटिक होता है। बीच में तो एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि आज आपके साथ वो बात कर रहे हैं और ऑल ऑफ द सडन 2-3 आवर्स के बाद वो कोई ट्वीट करके आप ही के बारे में कुछ बोल दें, राइट। ऑल टुगेदर आपने स्टेटमेंट दिया कि हम पार्टनरशिप करेंगे, ये वो करेंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद उनका एक ट्वीट आ जाएगा और ट्वीट के माध्यम से वो बता देंगे कि भाई आपके साथ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यू नो। तो ये इस प्रकार का जो उनका बिहेवियर रहा, काम करने का तरीका जो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे मित्र देश जो हैं वो उतने ज़्यादा यूएसए के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहे हैं। तो क्या नए प्रेसिडेंट जो हैं वो ये सैंक्शंस को या फिर चाइना के ऊपर जो एक टैरिफ जो इंक्रीज़ कर दिया है या फिर दूसरे मित्र देशों को परस्यूएट कर पाएंगे, क्या उनको मना पाएंगे कि आप भी चाइना के खिलाफ ये कुछ स्टेप्स उठाइए? तो ये तो हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएसए ने बहुत सारी चीज़ें जो वो चाइना से मंगवाता था उसके ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना को पता है कि फार्मास्यूटिकल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो उनको यूएसए से ही मिलेंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और इनफैक्ट चाइना को इस टैरिफ इंक्रीज़ न करने की वजह से फ़ायदा हुआ और यूएसए को इसका नुकसान हो रहा है। दुनिया के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो फोरकास्ट करते हैं कि ग्रोथ कितना होगा, तो चाइना का ग्रोथ बताया जाता है 2020 में 2% रहेगा। एटलीस्ट चाइना जो है वो प्लस में रहेगा और बाकी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज जो है वो माइनस में रहेगी। तो ये सिचुएशन है, यूएसए माइनस में रहेगा, भारत माइनस में रहेगा, लेकिन चाइना जो है वो प्लस में रहेगा। तो अगर आपको चाइना को कन्फ्रंट करना है तो राइट, उनकी ये जो अनफेयर पॉलिसीज़ हैं, आपको ऐसा नहीं है कि चाइना अच्छा देश है, चाइना ये सारी चीज़ें करता है। चाइना के पास जैसे ही पैसे आ गए तो उनका बिहेवियर जो है वो ऑल ऑफ द सडन चेंज हो गया। साउथ कोरिया के साथ,
जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत के साथ फिलहाल ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो हर देशों के साथ चाइना ने इस प्रकार का बिहेवियर किया है। तो जो फ्री वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेसीज हैं, वो मिलकर चाइना के एग्रेशन को रोक सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये डेमोक्रेटिक देश हैं। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि फिर डेमोक्रेटिक देशों का एक ग्रुप बनाइए, लेकिन उसका ऑपरेशन जो है वो एक डिक्टेटरशिप की तरह हो कि जो यूएसए कहे वही आपको करना पड़े। तो ऐसे आप काम नहीं चला सकते। हाँ, अगर आप डिक्टेटरशिप वाले देशों, क्योंकि उनका नेचर ये रहता है, उस देश के काम करने का तरीका ये है, तब शायद उसको ऐसी चीज़ों से या फिर इस सिस्टम से उनको मना सके। लेकिन डेमोक्रेटिक देशों को आपको डेमोक्रेटिक तरीके से, आपको कई चीज़ें ऐसी होगी जो भारत चाइना से मंगवाएगा और मंगवानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें छूट भी मिलनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न उठाए। तो ये जॉइंट में देशों को, लेकिन चाइना को पता है कि ये सारे देश जो हैं वो मिलकर ऐसी कोई ख़ास एक्शन नहीं लेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है, शायद चाइना को ये पता है कि ऐसा नहीं होगा, इसीलिए ये अपना बिहेवियर जो है वो इस प्रकार से कंटिन्यू कर रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक लंबे टाइम से हमने सार्क के बारे में बात नहीं की है। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 देश हैं। सारे के सारे देश आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड द लास्ट वन इज़ मालदीव्स। तो ये 8 देश जो हैं ये एशिया का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया का ये रीजन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके 8 देश हैं। ओके, 1985 में इस ग्रुप को बनाया गया और इसके पीछे मेन लक्ष्य ये था कि आर्थिक और सामाजिक विकास हो इन सारे देशों का, इस पूरे रीजन का। 2007 में सार्क की समिट जो है वो भारत में हुई और भारत इसका चेयर था। यानी कि उस टाइम पर ग्रुप में हर कुछ टाइम के बाद लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। कई बार पाकिस्तान होता है तो श्रीलंका का टर्न आता है, तो इस प्रकार से भारत का टर्न था 2007 में। और ये आज तक का सबसे प्रोडक्टिव सेशन रहा। साफ्ता यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। फिर ये जो सार्क लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं LDCs, तो भारत ने इन देशों के ऊपर ज़ीरो ड्यूटी ग्रांट कर दी, यानी कि यहाँ से आने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। फिर अफ़गानिस्तान जो है वो 2007 में इसका 8वां मेंबर बन गया। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, सार्क फूड बैंक की स्थापना हुई, सार्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना हुई और कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स, इसके ऊपर भी देशों ने, ये जो ग्रुप के देश हैं, ये सार्क मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन किया। फिर 2008 में सार्क की समिट जो है उसका चेयर था श्रीलंका, यानी कि कोलंबो में इसकी मीटिंग हुई और यही मोमेंटम जो है, यही एनर्जी हमें देखने को मिली। लेकिन क्या आज सार्क इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है? द आंसर इज नो। सार्क की ना के बराबर मीन्स मीटिंग ही नहीं होती है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये दोनों देशों के इश्यू की वजह से पूरे सार्क ग्रुप को सहना पड़ता है। दिस इज़ ए रियलिटी। इसमें कसूर किसका है हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप श्रीलंका हैं, अगर आप भूटान के हैं, आप नेपाल के हैं, तो आपको ये गुस्सा आएगा कि ये 2 देशों की वजह से हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है। और जब किसी भी रीजन में अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल एशिया, अफ्रीका, USA, नॉर्थ अमेरिका, USA यानी कि नॉर्थ अमेरिका, तो ये सारी जगहों पर अगर आप मीन्स एक सिंपल बात बताऊं आपको, कोई भी एक रीजन है जिसमें बहुत सारे अलग अलग देश हैं, तो जनरली कल्चर्स जो हैं उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं। लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, उनका स्वाद। तो ये कॉमन चीज़ें, कॉमन एक व्हाट इज़ द राइट वर्ड, एक ऐसा धागा जो हर जगह पर आपको ये अलग अलग मोतियों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को और बहुत सारी सर्विसेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएँ।
तो इससे पूरे रीजन का फ़ायदा होता है। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लेट्स से कि जो आपको पाकिस्तान में लेदर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी बड़ी है, रॉ मटेरियल, तो ये लेदर जो है वो इंडिया आ सकता है, और इंडिया की जो गारमेंट इंडस्ट्री है, ये डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें, तो रॉ मटेरियल आपने पाकिस्तान से मंगवाया और फाइनल जो जैकेट हैं, जो भी चीज़ें लेदर की बनती हैं, तो ये यहाँ पर बनकर इन सारे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, और फिर इनको दूसरे देशों में रीजन के बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत, फॉर एग्जांपल चाय की बात करें तो भारत में विनो के आसाम और ये नैनीताल एक्सेट्रा, ये सारा रीजन जो है, तो वहाँ पर चाय के बाग हैं, और हम चाय एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमसे चाय नहीं मंगवाता है, वो दूसरे देशों से, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के कोई देश से चाय वो मंगवाता है। तो इसमें उनको जो स्वाद चाहिए वो क्वालिटी की चाय भी नहीं मिलती है, और हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट छूट जाती है, क्योंकि चाय जो है वो पीना पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत ही एक कॉमन बात है, एक कल्चर का पार्ट है। तो यू सी हियर, ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि कितना नुकसान हो रहा है ये झगड़ों की वजह से। और आप देखेंगे हर जगह पर कि रीजनल अगर ब्लॉक हैं, मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको, फिर कनाडा, यूएसए का जो ब्लॉक है, फिर यूरोपियन यूनियन है, तो बाहर की दुनिया में अगर कोई इश्यूज़ है लेकिन रीजन है आपका, तो ये रीजन के अंदर ट्रेड चलता रहेगा, तो आप एटलीस्ट सस्टेन कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा नुकसानी नहीं होगी। और अकेला देश जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन मिलजुल कर जब कोई एक रीजन के देश काम करते हैं तो हर एक का फ़ायदा इसमें होता है। और यहाँ पर देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें इंट्रा रीजनल, यानी कि इसी रीजन के अंदर होने वाला ट्रेड जो है ये 62% है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, जो 3 देशों के मैंने नाम बताया, तो इसमें 55%, आसियान जो है वो 35%, और सार्क के देशों के बीच में इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो 5% से भी कम है, 5% से भी कम। तो दिस इज़ द मेन इश्यू। यहाँ पर सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो भी इसी रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें साउथ एशियन यूनियन के बारे में सोचना है, एक बड़ा पिक्चर लेकर सभी देशों को, और इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ देगा, ये प्रॉक्सी वॉर एंड थिंग्स, तो फिर इश्यू सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जो कोई देश, 2 देश जो हैं वो अगर उनके बीच में इकोनॉमिक सिनर्जी बन जाए, अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें एक दूसरे के अंदर, ज़्यादा बिजनेस करने लगे, तो बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे सॉल्व करने का एटमॉस्फेयर बन जाएगा। तो इसके लिए पीस इज़ एसेंशियल, राइट। ये पीस जो है, सिक्योरिटी एंड पीस, ये 2 चीज़ें ऐसी है जिसके बिना आप तरक्की नहीं कर सकते। यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो एक स्टेप आगे चले गए हैं। पहले डिफेंस से डिटेंट है, और डिटेंट से अब नेक्स्ट लेवल है इफेक्टिव रीजनल इंटीग्रेशन, के मिलजुल कर सारी चीज़ें करें, चाहे वो डिफेंस ही क्यों ना हो। अगर दूसरे देशों से मीन्स मिलकर जॉइंट आर्मी हो, इस प्रकार का माहौल वहाँ पर बन रहा है। और बायलैटरल ट्रीटी से भी बहुत सारे देशों को फ़ायदा हो, जैसे कि इंडिया श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया का नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ भी ऐसी ट्रेड ट्रीटीज़ हैं। लेकिन रीजनल ट्रेड ट्रीटीज़ ना होने की वजह से, या फिर सार्क का अच्छा ऑपरेशन ना होने की वजह से नुकसान तो हर एक देश का हो रहा है। तो दैट्स बेसिकली सारा मैसेज जो है वो मैंने आपको दे दिया है कि दोनों देशों को, खास करके इंडिया और पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और सिर्फ सरकार की नहीं, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंस या बिजनेस कम्युनिटी, NGOs को भी मिलकर एक वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और डायलॉग हो दोनों देशों के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी इसी रीजन में रहते हैं। यूनेस्को ने 154 कंट्रीज़ के लिए 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, उसमें से 28 ऐसे देश हैं जिन्होंने ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को 2015 तक जो अचीव करना था वो 28 ऐसे देश हैं जिन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स को 2015 तक अचीव करना था, ये अचीव नहीं किया। इसमें से 28 देश जो हैं उसमें से साउथ एशिया के श्रीलंका को छोड़कर बाकी सारे देश हैं जो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सेकंड है स्कूलिंग, फ्री स्कूलिंग ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, और तीसरा है जेंडर डिस्पैरिटी। ये 3 चीज़ें अचीव करनी थी, ये सारे के सारे देश अचीव नहीं कर पाए
कहीं ना कहीं रीज़न है लैक ऑफ कोऑपरेशन। और इंडिया और पाकिस्तान हेल्थ और एजुकेशन से भी ज़्यादा पैसे जो हैं वो वेपनरी में स्पेंड कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन। फिर बात करें विमेन एट द हार्ट ऑफ रिकवरी। भारत जो है वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ कोविड ने हमें दी हैं वो ये हैं कि जेंडर इक्वालिटी आ जाए, और जो भी चीज़ हम करें वो ग्रीन हो, सस्टेनेबल हो, राइट। स्टिमुलस पैकेज का इस्तेमाल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया जाए। जो पोल्यूशन का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं वो गरीब लोग होते हैं, सबसे वल्नरेबल लोग होते हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी यही हो रहा है। अब देखिए, बाढ़ जब आती हैं तब अच्छी कॉलोनीज़ जो हैं, अच्छे एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स कम होते हैं। जो गरीब एरिया है वहाँ पर ही ज़्यादा पानी आ जाता है, और पानी का इश्यू है, या फिर एग्रीकल्चर में भी जो किसान को नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा छोटे किसान को हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं। फिर जो आदिवासी हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके बारे में तो हमने देखा कि क्या सिचुएशन उनकी हो गई थी कोविड-19 के टाइम पर। तो जो भी नेचुरल कैलामिटी होती है, मैन मेड कैलामिटीज़ होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं वो गरीब लोग, सबसे ज़्यादा गरीब जो हैं, सबसे वल्नरेबल लोग जो हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती हैं। और लॉकडाउन के टाइम पर भी हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग देशों में, हमारे देश में भी जो महिलाएं हैं उनका अनपेड केयर वर्क बढ़ गया, उनके ऊपर ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़ गई, और उसी के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर आज से ही मीन्स एक नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप डिस्ट्रप्शन करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे भले ही डिस्ट्रप्शन हो, लेकिन अच्छा मीन्स लोग एक्सेप्ट करेंगे इस डिस्ट्रप्शन को, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। ये एक वक्त आ चुका है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ हम जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करें। और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर की बात करें, खेती बाड़ी में हम कहते हैं किसान। क्या आपको पता है हिंदी में महिला किसान को लेकर कोई खास शब्द भी नहीं है, लेकिन खेती बाड़ी का अगर आप आंकड़ा देखें तो 50% से भी ज़्यादा जो लेबर फोर्स हैं खेती बाड़ी में महिलाएं करती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक मेल का प्रोफेशन मानते हैं, इज़न्ट इट। फिर एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो 14% एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारे देश में महिलाएं हैं। तो अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो आपको तो महिलाओं को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी जाकर ग्रीन जो भी ग्रीन स्टेप्स उठाने हैं या फिर ग्रीन फ्यूचर के बारे में सोचना है तो वो तभी हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी महिलाओं की पॉपुलेशन एंटरप्रेन्योर हैं, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, दूसरे बिजनेसेस में है। और एक दिशा नाम का इनिशिएटिव है, यूएनडीपी का इनिशिएटिव है, आइकिया के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। तो इन्होंने 10 लाख जितनी यानी कि 1 मिलियन महिलाओं तक वो पहुँचे हैं, और ग्रीन तरीक़ों से काम करना, फिर कार्बन एमिशन को कम करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये प्रोजेक्शन है कि 2021-2022 में भारत का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 8% रहेगा। तो इसको और ज़्यादा फास्ट अगर करना है, इंक्लूसिव करना है, देन वी हैव टू कीप women at the heart. And that's basically everything in today's discussion. ये कुछ न्यूज़ आइटम्स है डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। जय हिंद।